वगैरह पढ़ेंगे, लिख लो। इससे स्टार्ट करते। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या है, पहले तो फ्लूइड रेस्ट में था, अब इसमें क्या रहेगा, फ्लूइड विल बी, फ्लूइड इज इन फ्लो, फ्लूइड इज इन फ्लो, भागेगा। निश्चित रूप से मुझे पता है सागर ने भी, अंकित ने भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखा होगा, सागर ने भी, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक क्या सब छुड़वा देते हैं। अबे अपन सब पढ़ाते, सब A to Z, मॉडर्न फिजिक्स से लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर NLM तक। फ्लूइड डायनामिक पहले हमने पढ़ा फ्लूइड जब रेस्ट पे था तब, अब पढ़ेंगे फ्लूइड इज इन फ्लो। तो देखो फ्लो होता है दो प्रकार का, थ्योरी आप अपनी किताब से पढ़ोगे। एक तो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, सही है भाई। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो। हाँ भाई, कोई बता सकता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो? सागर थोड़ा सा तो आइडिया दे दे बेटा। टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में अंतर क्या होता है? नहीं पता तो जल्दी बोल। सर वाटर का होता है शायद। हाँ नहीं, वाटर तो होता है। ऐसा है, देख मैं तुम्हें हिंदी में समझा देता हूं। जैसे मान लिया आपने टैप खोली, टैप को हमारे मेरठ में टोटी बोलते हैं, टोटी, है ना। तो टैप, टोटी खोली हमने, तो जब हम धीरे धीरे टोटी खोलेंगे, टैप खोलेंगे, तो पानी के स्मूथली निकलेगा, धीरे 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 धीरे, है ना, धीरे धीरे। लेकिन अगर जो आपने टोटी बहुत सारी खोल दी, तो पानी जो है झड़झड़ा के निकलेगा इसे। तो जब पानी स्मूथ तरीके से चलता है तो वो स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी स्टडी फ्लो की कैटेगरी में आता है। और यदि पानी भर भरा करके चलता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो की कैटेगरी में आता है। हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड इज इन फ्लो। आई बात समझ में? कैसे, देखो ये है, जैसे हमारे पास ये जो एक ये बना देते हैं अपन इस तरीके की ट्यूब, इसे ट्यूब को बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन ट्यूब। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन ट्यूब। देखो स्ट्रीमलाइन ट्यूब में जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो ट्यूब है ये, तो इसका एरिया A1 मान लेते हैं, इसका एरिया A2 मान लेते हैं। देखो जब यहां से पानी एंटर करेगा, ऐसे 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 एंटर करेगा, तो पानी ऐसे जाएगा, ऐसे करके, ये रहा, स्ट्रीमलाइन बनाते हुए जाएगा, ये जा रहा स्ट्रीमलाइन। तो पानी ऐसे जाएगा, यूं करके, यूं करके, यूं करके जाएगा, नहीं जाएगा भाई, ऐसे कर, फिर ऐसे चला जाएगा। ये आई बात समझ में? तो देखो यहां पे हमें, हमारे सिलेबस में ये तो है ही नहीं, पहली बात तो टर्बुलेंट फ्लो। हमारे सिलेबस में स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्मूथ फ्लो। जो स्ट्रीमलाइन ट्यूब में फ्लो होता है उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं और इसे स्टडी फ्लो भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल आए, यहां पे जो पार्टिकल आ रहे हैं, वो वाले पार्टिकल क्या रहेंगे, इसी लाइन पे रहेंगे, अपना पाथ नहीं छोड़ेंगे, वो दूसरी वाली स्ट्रीम लाइन में नहीं घुसेंगे जाकर के। आई बात समझ में? स्मूथ फ्लो। बोर्ड पे देखो, अगर जो यहां पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, ऐसे मैं यहां बना देता हूं, जैसे ये है, तो यहां पे पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी v1, यहां पे है v2, यहां पे है v3। आई बात समझ में? ऐसे करके, यूं करके है v1 v2 v3। तो जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, v2। और जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v3। यानी कि इस पॉइंट पर जो पार्टिकल आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी हमेशा v2 ही रहेगी। इस टाइप के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। समझ में आई बात? दूसरी बात, ये जो स्ट्रीमलाइंस होती हैं ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है कभी इस वाली लाइन पे नहीं आएगा। इसमें जो पार्टिकल चल रहे हैं वो इसमें ही चलते रहेंगे, बस। आई बात समझ में? कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट।
कॉपी कर लो तो बता देना, मैं लिखा दूंगा इसकी डेफिनेशन। सही है, लिख लो। व्हेन ए फ्लूइड, इसके नीचे लिखना है यहां पे, व्हेन ए फ्लूइड फ्लो in a such way that each particle of the liquid passing through a given point moves along the same path and has the same velocity। पहले लिख लेना पूरा सेंटेंस, and has the same velocity as its predecessor had at that point the flow is called streamline flow or steady flow। The flow is called streamline flow or steady flow। कॉपी कर लिया भाई? यस सर। क्या है मतलब बताओ, हिंदी में बताओ। सुन लो मेरी बात, ये कह रहा है कि यदि फ्लूइड का हर एक पार्टिकल एक पॉइंट से गुजरे और सेम पाथ पर निकले, यहां से गुजरने वाला पार्टिकल फिर वही पाथ फॉलो करे और उसकी वही वेलोसिटी हो जो उसकी प्रीडिसीजर की थी। प्रीडिसीजर का मतलब उसका पूर्वज का मतलब इसका पहले वाला पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वही। जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये है यहाँ पे ऐसे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, मान लिया v2। तो जब ये पार्टिकल यहां से आएगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, v2, और इस पार्टिकल की यहाँ पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v3, और जब ये पार्टिकल यहां आएगा तो v3। तो ये है, ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट moves along the same path and has the same velocity as its predecessor had लिखा है had at that point, the flow is called streamline flow। नहीं आई बात समझ में? ये है दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट। टू स्ट्रीमलाइंस, ये है टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट टू streamlines cannot intersect each other
इंटरसेक्ट ईच अदर। दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, समझे? ये बात है। Two streamlines cannot intersect each other। एक तो ये बात हो गई। अब लिखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, हाँ भाई, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट एंड इजी, वेरी इंपोर्टेंट एंड इजी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे सवाल जरूर आएगा भैया फ्लूइड का, समझे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे सवाल जरूर आना है। हाँ भाई, दिस इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो थ्योरेटिकल भी आता है क्वेश्चन कभी कभी कि मास पर कंजर्व रहता है। सुनो मेरी बात, क्या है भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का क्या मतलब होता है पता है आपको? जिसकी डेंसिटी ना बदल पाए, जिसे हम दबा ना पाए, दबाकर वॉल्यूम चेंज ना हो, इनकंप्रेसिबल। नहीं आई बात समझ में? अगर जो आप उसे कंप्रेस करते हो तो उसका वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी यानी कि मास सब सेम रहे, कोई चेंज ना हो। तो फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, बोर्ड पे देखो, मान लिया ये हमारी स्ट्रीमलाइन ट्यूब है और स्ट्रीमलाइन ट्यूब ऐसी है, इस तरीके से है, मान लिया कोई ट्यूब है, ये ट्यूब है, यहां पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, बताओ। और यहां पे जो पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी v1 है, और जो है फ्लूइड के पार्टिकल भाग रहे हैं, मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा, सीधा बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? हाँ भाई, कोई बता सकता है? सततता का सिद्धांत अंकित। हाँ, A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to constant. That is velocity is proportional to area. जहां पतला एरिया होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ही कराता हूं डायरेक्ट, देखो कॉपी करो इसे। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसका एरिया बड़ा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, जहां एरिया छोटा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी। देखो, जैसे कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। एक वेरी गुड एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लेते हैं यहां पे वेलोसिटी है v1 और इसमें से एरिया है A1, एंटर कर रहा है। फिर ये ट्यूब जो है दो एरिया में टूट जाती है, एक बड़े में एक पतले में, ऐसे करके टूट जाती है। ये सही है भाई, ये। और इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A2 है, और यहां पे जो वेलोसिटी निकल रही है वो v2 से निकलेगी। यहां पे पानी v3 से निकल रहा है और उसका एरिया A3 है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना?
कंजर्वेशन ऑफ मास या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि भाई जितना मास एंटर किया पर यूनिट टाइम उतना ही मास बाहर निकलेगा। कोई ऐसा तो है नहीं अबे जब इसमें आप 5 किलो पानी डालोगे तो 5 किलो में से 2 किलो इधर निकल जाएगा, 3 किलो इधर निकल जाएगा। ऐसा तो है नहीं ये पी जाएगा पानी पाइप, नहीं। जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, 10 किलो पानी पर सेकंड इधर से जा रहा है तो 10 किलो पानी पर सेकंड उधर से निकलेगा, यही है। तो यानी कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंजर्वेशन ऑफ मास पर है ये आधारित, है ना। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, हो जाएगा। For example, find velocity of fluid from nozzle इसे क्या बोलते हैं, from nozzle as shown in figure। बोर्ड पे देखो कैसे ये है। मान लीजिए पिस्टन है, ये पिस्टन है ऐसे, और पिचकारी नहीं होती है, पिचकारी का आगे का मुंह क्या रहता है, बहुत छोटा सा रहता है। और ये जो इसका ये यहां पे क्या है, पिस्टन है ये रहा। जैसे इंजेक्शन नहीं होता, इंजेक्शन या पिचकारी, ऐसे इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, बोलो ये रहा। और इसका जो एरिया दे रखा है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया दे रखा है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ। और इसकी जो वेलोसिटी है v1, ये है आपकी मान लिया 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी वेलोसिटी बतानी है। समझ में आ गई भाई बात। 2 मिलीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हम इस पिस्टन को दबा रहे हैं तो इसमें से फ्लूइड निकलेगा। तो क्या लगा देंगे भाई इसमें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1V1 इज इक्वल टू A2V2 ये लगा देंगे। आ गई। अरे कर दोगे बच्चों? यस सर। A1V1 इसमें है क्या यार, ये लगाना है। A1V1 अपॉन A2। A1 कितना था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 कितना था 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, A2 कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया V2 20 मिलीमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा। हाँ भाई, वेरी गुड।
बोर्ड पे देखो इसे, अब मैं इसे साफ कर रहा हूं। ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसमें से क्वेश्चन तो एज इट इज आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये हमने क्वेश्चन किया था ना इधर 3 में, ये वाला आ सकता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन और दूसरे क्वेश्चंस में होगा। किस तरीके से होगा वो देखो। जैसे अब हेडिंग डालो आप बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली NOUI, बर्नौलीज इक्वेशन। डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे भाई हम अभी, है ना, हम इसमें डायरेक्ट बर्नौली इक्वेशन को समझा करके क्वेश्चन शुरू कर देंगे, है ना। व्हाट इज बर्नौली इक्वेशन? दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, बता सकता है कोई? बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन this is based on principle of conservation of एनर्जी। इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है बेटा बर्नौली इक्वेशन में, बर्नौली थ्योरम में। कैसे रहेगी पता है आपको? ये मान लिया बर्नौली ट्यूब है, स्ट्रीमलाइन ट्यूब को बर्नौली ट्यूब भी बोल देते हैं। ये अब ये कोई स्पेशल ट्यूब नहीं है, कोई भी पाइप, ये तो शक्ल सब किताबों में इस तरीके से बनी रहती है, तो मैं भी इस तरीके से बना रहा हूं। नहीं तो ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब भी बर्नौली ट्यूब है। ये भी ऐसा कोई स्पेशल नहीं है ये कि इसे, है ना, ये ट्यूब भी बर्नौली ट्यूब है। ऐसे पानी जा रहा है इसमें, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल टाइप की ट्यूब है, लेकिन ये ऐसी ट्यूब है कि इसमें जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन है। और स्ट्रीमलाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लिखा भी दिया, आप एक बार थ्योरी से और पढ़ लेना। तो बोर्ड पे देखो कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लिया इसका एरिया A1 है, A2 है, वेलोसिटी V1 है, वेलोसिटी V2 है। सही है क्या बात? और मान लेते हैं ग्राउंड है, और ग्राउंड से ये वाला पॉइंट, ये वाली जो इसकी सिरा है, ये H1 दूरी पर है, और ये वाला जो पॉइंट है ये HT दूरी पर रखा हुआ है, ऐसे करके। तो जो यहां से चलेगा फिर वेलोसिटी यहां पे पहुंच जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम भी बोल सकते हैं, बर्नौली थ्योरम। क्या यहां पर प्रेशर क्या है? P1, और यहां पे प्रेशर कितना हो गया? मान लिया P2। बोलो, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये हो गया, ये बर्नौली इक्वेशन है। आई बात समझ में? ये तो है प्रेशर, व्हाट इज इट, यानी कि प्रेशर, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। 0.1 लिख लेंगे इसे 0.2 लिख लेंगे। बर्नौली ट्यूब के किसी भी दो पॉइंट पर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये बर्नौली इक्वेशन है, ये बर्नौली थ्योरम। हाफ रो V1 स्क्वायर और रो जी H, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ भाई देखो, जैसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? बोर्ड पे देखो, जैसे मान ली यहां से डीएम मास एंटर किया ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी बताना। मैं यहां लिख देता हूं, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ m V1 स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? हाफ m V1 स्क्वायर। हाँ जी भाई साहब, हमें लिखना है यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो,
जो डीएम होगा वो डीवी इंटू रो होगा ना, डीवी इंटू रो। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डीएम मास का वॉल्यूम कितना है डीवी, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डीवी इक्वल टू 1 अपॉन डीएम इंटू डीवी इंटू वी1 स्क्वायर। तो ये क्या होता है बेटा, डीएम अपॉन डीवी रो वी1 स्क्वायर। तो हाफ रो वी1 स्क्वायर का मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सही है ना। इसी तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे यहां डीएम मास है, डीएम मास है कितनी दूरी पर है, एच दूरी पर है मान लिया, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सागर बताना, डीएम जी एच। और डीएम जी एच पर यूनिट वॉल्यूम यानी डीवी, तो डीएम अपॉन डीवी कितना जाएगा रो जी एच। ये बात है, रो जी एच क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसे क्या बोलते हैं प्रेशर, है ना। ये है, तो इसका यूज करना है अपने को बर्नौली थ्योरम का। देखो कैसे यूज करेंगे। हाँ भाई, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब। मतलब ये जो हम छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे ना आज, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा और समझ में भी आता है और आसान भी है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है, बोर्ड पे देखो। जैसे टैंक है, आपके छत पे टैंक रखा होता है ना पानी का, ये रहा, और इसका जो एरिया है वो A1 है, और इसमें मान लिया आपने छेद कर दिया, और ये छेद जो है ये, चलो बिल्कुल नीचे छेद कर देते हैं, कहीं भी कर दो खैर, ये रहा, और ये H हाइट पे है छेद, ये H डेप्थ पे है, और इसका एरिया कितना है बेटा A2। तो ये जो वेलोसिटी निकलेगी ना पानी, ये वेलोसिटी पानी ऐसे जाएगा ना यूं करके, मान ले टैंक रखा हुआ है, यहाँ पे टैंक या लेंटर डाल रखा है आपने, और यहाँ टैंक रखा हुआ है, तो इसमें से जो पानी निकलेगा, ये रहा जो पानी निकलेगा, ये रहा पानी जो निकलेगा, इसकी स्पीड होगी, वो अपने को फाइंड करनी है, ये वो अपने को फाइंड करनी है स्पीड। सही है क्या बात। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट 1 लिख लेता हूं यहां पे, और इस पॉइंट 2 लिख लेता हूं, इसे पॉइंट 2 लिख लेता हूं मान लिया, चलो यहां नहीं लिखते, थोड़ा साफ बना लेना, ये पॉइंट 2 लिख लेता हूं, तो है ना, ये पॉइंट 2 लिख लेता हूं। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं, इसे रेफरेंस मान लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 स्पीड से जा रहा है मान लिया ऐसे करके, और यही हमें निकालनी है ना, ये रेफरेंस है। तो 1 और 2 पे क्या लगाएंगे हम, बर्नौली इक्वेशन ऐसे लगाएंगे, अप्लाई, इसे चाहे तुम हटा दो, है ना, ये कोई नहीं, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 2 बोलो 1 and 2 क्या है भाई बर्नौली इक्वेशन, बोलो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच। व्हाट इज रो, रो तो मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, है ना। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच 1 इज इक्वल टू P2 प्लस
हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यहां पे ये जो ओपन है तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिधर पानी जा रहा है, जिधर से पानी आ रहा है उधर प्रेशर देखो, वो तो P1 हो गया, और जिधर पानी जा रहा है उधर प्रेशर देखो, वो P2 हो गया। भाई इधर प्रेशर कितना होगा P0, क्योंकि एटमॉस्फेयर है। ये भी पानी इधर एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है क्योंकि हवा है इधर भी। तो बताओ यहां पे प्रेशर P2 कितना होगा, बताओ, बोलो P0, ये P0। ये बात समझ में आती है नहीं? दोनों तरफ प्रेशर 99 केसेस में P0 ही आता है, नीट के क्वेश्चंस में तो एटलीस्ट। सही है भाई, कॉपी करो और बताना। सही है, वेरी गुड। हाँ भाई, यहां पे वेलोसिटी V1 हाफ रो V1 स्क्वायर। ये बताओ, इसे मैंने रेफरेंस मान लिया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पे डिपेंड करती है ना। तो इस पॉइंट पर ये जो मास m है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH। अंकित समझ में आई भाई बात? अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V2 स्क्वायर। ये बताओ इसके लिए H कितना लिखूं अंकित? कितना लिखो बेटा H? जीरो, क्योंकि रेफरेंस जीरो हो गया ना, तो इसके लिए H हो जाएगा जीरो। P0 से P0 कट जाएगा, रो से चलो मैं अगले स्टेप में काट दूंगा, रो GH इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। ये लो, सही है भाई बात? क्या मैं रो से रो काट सकता हूं? हाँ, और 2 से गुणा कर सकता हूं दोनों तरफ। बोलो, बताओ जरा। कॉपी कर लो तो बताना। कर लो भाई कॉपी। हो गया सर। सही है, सही है, वेरी गुड। ठीक है भाई, ये है। अच्छा, तो हमें तो V2 निकालना है। एक तो इक्वेशन ये बन गई, चलो अब आप इस इक्वेशन को ऐसे मत लिखो, आप क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। इसे देख करके किसी चीज की याद आती है आपको? किसकी इक्वेशन है ये? तीसरी इक्वेशन। वो तो है ही, देख लो ध्यान से। मतलब ये सब भी करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई V1 से H नीचे पे आ जाता है, इधर चला जाता है, तो V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर में ये रिलेशन आएगा। सही है बात? लेकिन हम इसे आगे चलते हैं, और यहाँ पे A2 एरिया है, यहाँ पे A1 एरिया है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है भाई? कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो हमें तो V2 निकालना है, तो क्या मैं V1 को इस तरीके से लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, और V1 को यहां पे डाल दूंगा, यहां पे, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे आ जाएगी, इधर लिख देते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। इसे तो इधर लिया, अब V1 की वैल्यू इसमें रख देंगे, V2 स्क्वायर माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH।
हाँ जी भाई साहब, v2 स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर कर देंगे, क्या जाएगा 2gh। तो जो v2 स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2gh अपॉन a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। तो v2 जो होगा, जो इसमें से पानी निकलेगा, कितनी स्पीड से निकलेगा, 2gh अपॉन 1 माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। व्हाट इज a1 एंड a2? a2 तो है छोटे वाले छेद का क्षेत्रफल, और a1 क्या है, टैंक के ऊपर वाले, मतलब ओपन टैंक का क्षेत्रफल। दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। पहले से लिख लो, फिर मैं अभी आपको और बताता हूं। हाँ, हो गया बेटा? वेरी गुड। अब देखो, लेकिन इससे भी आसान आपको एक रिलेशन है इसमें स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का, कि तुम ये देखो, इसे छोड़ दो अब भाई, डेरिवेशन तो हमें करना नहीं है, हमें तो सवाल करने हैं। देख, डेरिवेशन इसका कर दिया मैंने। ये है, मान लीजिए ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी, कौन सी टंकी, वही जो हमारे ऊपर नहीं लगी कॉलोनियों में, बड़ी वाली पानी की टंकी है। h हाइट तक इसमें मान लिया पानी भरा हुआ है, और आपने एक रोड ली, है ना, मान लिया ये किसी चीज के, और उसमें एक सरिया डाल दिया हल्का सा ऐसे, तो यहाँ पे छेद हो जाएगा ना यूं करके। तो ये जो वेलोसिटी होगी उसकी कितनी होगी, ध्यान दो, ये जो पानी का क्षेत्रफल है a1, और ये जो छेद का क्षेत्रफल है ये है a2, बोलो। तो a1 जो होगा वेरी 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 ग्रेटर देन a2 होगा। यदि ऐसा है तो क्या करेंगे बताओ, v2 को क्या लिख लेंगे, 2gh अपॉन 1 माइनस 0 नहीं लिख लेंगे, देन a2 अपॉन a1 क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0। ये 0 हो जाएगा। अगर जो a1 इसका बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, तो a2 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, a2 0 हो जाएगा लगभग। तो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स कितनी आ गई, √2gh। बताओ, ये तो आसानी हो गया, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स आ गई √2gh। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। तो यहां पे से जो पानी निकलेगा वो कितनी स्पीड से निकलेगा बेटा, √2gh। इसे ही कहते हैं स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। ये है, कॉपी करो तेजी से। छेद का क्षेत्रफल जो है, नीचे वाले छेद का जो क्षेत्रफल है वो होना चाहिए छोटा। तो है कहानी है सब। ठीक है, चलो। तो यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये हाइट पे डिपेंड करती है कि टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, समझे। ये देखो, आप मान लेते हैं, है ना, रेंज। अरे ये देखो बच्चों, मैं आपको ये बता देता हूं, दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। ये h हाइट है, इसे कॉपी नहीं करना है। आपने इसे u वेलोसिटी से फेंका, तो जो यहां से लेके यहां तक का टाइम होगा वो होगा 2h अपॉन g। ये बात समझ में आती है नहीं, 2h अपॉन जी। और ये जो रेंज होगी s बराबर ut से निकाल देंगे, s यानी कि रेंज s हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितने u और टाइम कितना है t, तो u इंटू √2h अपॉन जी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से है इस तरीके से, यार ये बात समझ में। अब यहां देखो, मान लिया हमारे पास एक टंकी है और टंकी में पानी भरा हुआ है, कितनी हाइट तक, h हाइट तक। आपने जमीन से h ऊंचाई पे क्या कर दिया, एक छेद कर दिया, तो क्या पानी नहीं भर भरा के निकलेगा, यहां से निकलेगा ना। तो क्या तुम इसकी स्पीड बता सकते हो भाई, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स? हाँ बता सकते हैं। ये देखना है कि हमें
कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। हाँ भाई, पानी कितनी ऊंचाई पर है छेद से, h माइनस एच। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स बता सकते हो कितनी होगी, कितनी होगी भाई, √2gh। h की जगह आपकी बार क्या ले लेंगे, h। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? यस सर। टाइम कितना लगेगा इस पानी को यहां से पहुंचने में? टाइम जो लगेगा वो लगेगा √2h/g, क्योंकि ये तो h ऊंचाई पे छेद कर दिया। तो इसलिए जो रेंज होगी, कितनी दूर पर जाके पानी गिरेगा, vt। v कितना है, √2gh माइनस h, इंटू टाइम कितना है, 2h/g। g से g कट जाएगा। करो कॉपी, जब कॉपी कर लो बता देना। वेरी गुड। तो क्या ये g से g नहीं कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2h माइनस एच इंटू 2h, 2 बाहर आ जाएगा, √h माइनस एच इंटू h। ये आ जाएगी रेंज। इतनी दूर पे जाके के पानी गिरेगा, बताओ जरा। सुनो, इसमें जो टैंक की हाइट है h, यहां से लिखेंगे h इज कांस्टेंट। ये जो रेंज है, रेंज ये किस किस पे डिपेंड कर रही है बताओ जरा सागर, h किस पे डिपेंड करती है बताओ, सॉरी रेंज, कैपिटल R, जो पानी कितनी दूर गिरे, किस पे, हाँ हाइट पे। जहां आपने, ये टैंक है, टैंक है, आप ये बताओ कहां पे सरिया ठूस के इसमें छेद करें कि ये वाली रेंज सबसे दूर आए, कहां पे सरिया ठूसू मैं इसमें, कितनी ऊंचाई पर, फॉर व्हाट h, फॉर व्हाट स्मॉल h रेंज इज मैक्सिमम। For what h range is maximum। यहां देखो, जो रेंज है वो स्मॉल h का फंक्शन है नहीं है? यदि मैं इसे थोड़ी देर के लिए fh मान लूं, यानी कि hh माइनस h स्क्वायर, बोलो, तो ये जो fh है यानी रेंज है, ये किस पे निर्भर करती है कि आपने सरिया इस टैंक की बॉटम से कितनी ऊंचाई पर ठूसा है, भाई वो पता लगाना है। तो क्या करूंगा मैं, इस फंक्शन को हमें मैक्सिमम करना है, रेंज को मैक्सिमम करके इस वैल्यू को मैक्सिमम करनी है। इसे मैक्सिमम करने के लिए क्या करूं, f डैश h। भाई h का डिफरेंशिएशन कितना होगा अंकित, 1, और h स्क्वायर का कितना होगा, 2h। याद आ रहा है नहीं, hx माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन h माइनस 2x, और इसे किसके बराबर रख देंगे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, 0 के बराबर, यानी कि h बराबर 2h। इसका मतलब स्मॉल h जो होगा वो कितना होगा, h/2 होगा। बताओ
कहने का मतलब, ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि हम सरिया h/2, h/2 मतलब टैंक के बिल्कुल बीचों बीच यदि हम सरिया ठूस करके छेद करें यानी ओरिफाइस करें, तो पानी जो है ना सबसे ज्यादा दूरी पर जब जा करके गिरेगा। समझ में आ गई बात? कॉपी कर लो। हो गया भाई कॉपी बच्चों? यस सर। समझे ना? हाँ भाई, कितनी दूर पर छेद, कितनी ऊंचाई पर छेद करना पड़ेगा? बिल्कुल बीच में, h/2, तब जाकर के पानी सबसे दूर जाकर के गिरना पड़ेगा, है ना? मैं इसे लिखा देता हूं इस चीज को। क्या? therefore if an orifice, इसे इंग्लिश में बोलते हैं orifice और होल भी बोलते हैं, होल, है ना? और होल is made at mid, then range is maximum। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, फॉर आरमैक्स चित्र बना रहा हूं मैं, आरमैक्स। हाँ भाई, छेद कहां करें? बिल्कुल बीच में। ये h है, ये h, तो इसके मध्य में कर देंगे, बिल्कुल यहां पे कर देंगे छेद। ये आ गई आरमैक्स। और ये कितना हो जाएगा? h/2। ये हो जाएगा h/2। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? यस सर। आरमैक्स की वैल्यू तो निकाल के बता दो जरा मेरे को, आरमैक्स कितना होगा? देन एंड आरमैक्स। आर की वैल्यू कितनी थी? आर की वैल्यू ये थी ना, अरे रेंज कितना था? 2√h-h into h। तो यहां पे h क्या रख दूं? आरमैक्स एट h is equal to h/2। कितना लिखूंगा? 2h-h/2 और h/2। बताना जरा कितना जाएगा बेटा? h/2 into h/2 is equal to h। तो आरमैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? h। तो ये जो आरमैक्स होगा ना बेटा, ये आरमैक्स, ये किसके बराबर होगा? h के बराबर। याद रखना है, h मतलब जितनी पानी की हाइट है टैंक में, उतनी दूर जाकर के गिरेगा पानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। कब? जब उसके बीचों बीच छेद कर देंगे। बताओ जरा, है ना सही चीज? वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से देखो, अभी एक तो ये बात हो गई, तो ये याद रखना है अपने को। दूसरी बात, ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये एज इट इज आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे? टैंक में पानी भरा हुआ है h तक, आपने h हाइट पर एक छेद करा, यहां पे गिरा, बोला R1। हाँ भाई, R1 बता सकते हो कितनी होगी? बोलो,
अरे ये भी 2h माइनस h इंटू h। कॉपी करना जरा इसे दोबारा से। आपने h हाइट पे छेद कर दिया, जो पानी गिरेगा भरभराता हुआ वो इतनी दूर पे जाके गिरेगा। ये बोलो ऐसे। मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि अब की बार जो छेद करा वो तुमने ऊपर से छेद कर दिया ऐसे करके, तो अब की बार जो पानी गिरेगा वो कहां गिरेगा बताओ जरा। भाई गिरेगा नहीं गिरेगा, कहां गिरेगा कैलकुलेट करके बताओ। अरे बोलो, नहीं निकलना। अरे ये फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। अरे h कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, h तक, और ये जो h होता है इसमें ये क्या होता है, ये होता है बॉटम से हाइट। तो इसके लिए ये तो 1 पॉइंट हो गया, जब आपने 2 पॉइंट करा तो ये बॉटम से हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, h माइनस h। अंकित समझ में आई नहीं बात आई? अरे बोलो, सही है ना। तो R में अब की बार स्मॉल h की जगह क्या रख दूंगा मैं, नहीं पता। सागर h माइनस h रख देंगे। अरे पहले तो h था, अब थोड़ा और ऊपर कर दिया। कितना ऊपर कर दिया, h माइनस h। तो बेटा R2 में 2h माइनस h की जगह क्या रख देंगे, h माइनस h। बोलो, और h की जगह क्या रख देंगे, h माइनस h। कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। कितना आ रहा है इनके, कितना आ रहा है बेटा, R2। अरे वही आ रहा है जो R1 आ रहा था। सर 2 रूट h प्लस 2h। h प्लस 2h कहां से आ गया चाचा? सर माइनस 2h। माइनस 2h भी नहीं आ रहा, सेम आएगा जो R1 आ रहा है। देख तो सही यहां। अबे स्मॉल h की जगह क्या रख देंगे हम, h माइनस h, और जब वो कटेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। करो चेक सागर, ढंग से चेक कर। स्मॉल h की जगह अब की बार क्या रख दूं मैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। समझ में नहीं आ रहा बच्चों को? यहां देखो यार, देखो बेटा, ये आपने h दूरी पे छेद करा तो यहां से निकलेगा ना ये R1। तो R1 कितना लिख दूं, 2h माइनस h अपॉन h। अब एक छेद जो करा आपने वो कितनी ऊंचाई पे करा, h माइनस h पे करा। बोलो, यानी कि ऊपर से h दूरी पे करा छेद।
करा ना करा, तो ये भी यहीं पे आके गिरता है, ध्यान देना। कैसे? इस पॉइंट के लिए H की जगह क्या रख दूंगा मैं? अंकित बताओ बेटा, H की जगह क्या रखूं? H माइनस H। और ये भी, ये जो है ये भी तो H है ना, स्मॉल h, तो यहां भी H माइनस H रखेंगे। सागर, ये हो जाएगा H माइनस H प्लस H इंटू H माइनस H। ये H से H कट जाएगा तो कितना जाएगा? H और H माइनस स्मॉल h। सेम आ गया, देख लो चाहे। आ रहा है भाई? यस सर। यही आ रहा है ना? तो इसे याद रखना है कि आप ऊपर से छेद, ऐसे चित्र आएगा देखो बना हुआ भयंकर, मतलब डर जाएगा बच्चा कि यार ये क्या चीज है। कैसे? वो कह देगा ये H हाइट तक पानी भरा हुआ है, वो यूं कह देगा कि यहां पे एक छेद है और ये R1 है H हाइट पे। वो कह देगा कि यहां पर इधर की साइड H हाइट पे एक छेद है नीचे और पानी ऐसे जा रहा है और ये R2 है। बताओ बेटा R1 R2 में क्या रिलेशन आएगा? R1 R2 में क्या रिलेशन आएगा? R1 इज इक्वल टू R2। वेरी गुड। अच्छा, एक तो रिलेशन आ गया R1 बराबर R2 आएगा, सेम ही है, छेद इधर करो इधर करो। दूसरा, यहां पे वेलोसिटी v1 है और यहां पे वेलोसिटी v2 है, तो v1 और v2 में क्या रिलेशन आएगा? ये v1 जो होती है ये हो जाएगा h माइनस h, तो v1 कितना लिखूंगा? √2gh माइनस h। ये बात समझ में आती है नहीं? √2gh से। यस सर। अच्छा, v2 कितना लिखूंगा? √2gh, ये हाइट h है। अंकित समझ में आया बेटा? नहीं? तो v1 v2 में रिलेशन v1 अपॉन v2 √2gh माइनस h डिवाइडेड बाय √2gh। बोलो जरा। तो ये मतलब भयानक सवाल बन जाएगा तुम्हारे लिए, है ना? अगर जो मान लिया तुमने नहीं पढ़ रखा तो तुम चक्कर खा जाओगे। अब पता है इसमें क्या बढ़ा देगा वो इसमें स्मॉल h दे देगा। इफ h इज इक्वल टू h/3 ऐसे दे देगा। फाइंड रेशियो ऑफ v1 अपॉन v2, कर लेना, आंसर आ जाएगा जो भी आता होगा। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। कॉपी कर लो तेजी से।